बेबी का हेड डिलीवर हो गया है। सबको लगता है डिलीवरी कंप्लीट हो गई, लेकिन अचानक बेबी का शोल्डर मदर के पेल्विस में फंस जाता है। ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी सिर्फ कुछ मिनट्स में बेबी और मदर दोनों के लिए लाइफ रिस्की हो सकती है, दोनों की लाइफ को रिस्क में डाल सकती है। इस कंडीशन को हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है, उसकी क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मिनेमोनिक के बारे में हम जानेंगे, दैट इज नोन एज हेल्पर। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज शोल्डर डिस्टोशिया? शोल्डर डिस्टोशिया एक अनप्रिडिक्टेबल ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। इसमें बेबी का हेड डिलीवर हो जाता है, लेकिन उसके बाद एंटीरियर शोल्डर जो है वो मदर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे फंस जाता है। कभी कभी पोस्टीरियर शोल्डर जो सैक्रल प्रोमोनिटरी होती है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। सो इस वजह से नॉर्मल जेंटल ट्रैक्शन के साथ बेबी की डिलीवरी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो पाती। इस कंडीशन को हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। शोल्डर डिस्टोशिया को याद रखने के लिए आप एक पॉइंट से आप इसको याद रख सकते हैं, लाइक हेड इज आउट, शोल्डर स्टक। बेबी का जो हेड है वो आउट हो गया है, वो बाहर आ गया, लेकिन उसका जो शोल्डर है वो स्टक हो गया, दैट इज शोल्डर डिस्टोशिया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं शोल्डर डिस्टोशिया अकर होने के? सो अगर हम फीटल फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट फीटल फैक्टर आता है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया, अगर बेबी का वेट 4 kg से ज्यादा है तो देयर आर चांसेस ऑफ अकरिंग शोल्डर डिस्टोशिया। सेकेंड फैक्टर, 40 वीक्स के बाद पोस्टम प्रेगनेंसी, 40 वीक्स के बाद अगर प्रेगनेंसी अभी भी कंटिन्यू है, 40 वीक्स हो चुके हैं, तो देयर आर चांसेस ऑफ अकरिंग दिस डिस्टोशिया। Then one more factor which is considered a risk factor is male fetus. Male babies में shoulder dystocia का जो incidence है थोड़ा ज्यादा देखा गया है। Now let's talk about maternal factor. क्या क्या मातृ संबंधी कारक हैं जो शोल्डर डिस्टोशिया कोज करते हैं? मदर से रिलेटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सो द फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस। अगर मदर को डायबिटीज है तो देयर आर चांसेस कि लार्ज साइज बेबी होगा, रिस्क बढ़ जाता है ऐसे में। तो जो डायबिटिक मदर होती हैं उनमें चांस होता है कि शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है। सेकंड फैक्टर आता है ओबेसिटी, ओबीज होना। अगर मेटरनल ओबेसिटी है तो शोल्डर डिस्टोशिया का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड थिंग कम शॉर्ट स्टेचर। हाइट भी अफेक्ट करती है बॉडी का जो फिजिक होता है। अगर शॉर्ट स्ट्रक्चर है वुमेन तो जो पेल्विक डायमेंशंस हैं वो थोड़ा छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, जिस वजह से शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया। अगर प्रीवियस डिलीवरी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, शोल्डर डिस्टोशिया रहा था, तो देर आर चांसेस कि अब सेकेंड टाइम जो वुमेन डिलीवर करने जा रही है उसमें भी रिस्क है शोल्डर डिस्टोशिया अकर होने का। देन देर आर सम इंट्रापार्टम फैक्टर्स। लेबर के दौरान अगर प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, फोर्सेप का यूज हो रहा है, वैक्यूम यूज किया जा रहा है, या लेबर को इंड्यूस करवा रहे हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर हो रहा है, या लेबर ऑगमेंटेशन हो रहा है, सो दीज ऑल वर द रिस्क फैक्टर फॉर अकरिंग शोल्डर डिस्टोशिया। अब हम आते हैं डायग्नोसिस ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया को कैसे डायग्नोस किया जाए? इसमें फर्स्ट चीज, एक जो चीज इंपॉर्टेंट देखी जाती है वो है टर्टल साइन। टर्टल अगर आपने देखा हो, अगर आप उसका जब हेड निकला हुआ होता है, आप उसकी तरफ बढ़ोगे या पकड़ने की कोशिश करोगे, वो पुल बैक कर लेता है अपने हेड को। तो टर्टल साइन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। बेबी का जो हेड है डिलीवरी के बाद वापस पेरिनियम की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल
जैसे कि कोई टर्टल अपने हेड को पुल बैक करता है उस तरीके से, तो इस वजह से हम इसको टर्टल साइन कहते हैं। तो अगर शोल्डर डिस्टोर्शिया है तो टर्टल साइन देखने को मिलता है। देन प्लीथोरिक फेस ऑफ द बेबी, बेबी का जो फेस है वो रेड या ब्लूइश हमें देखने को मिल सकता है। ओके, फेस और चिन डिलीवर करने में डिफिकल्टी होती है, तो प्लेथोरिक फेस देखने को मिलता है। देन फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन, नॉर्मली डिलीवरी होने के बाद बेबी का जो हेड है वो रोटेट करता है और रेस्टिट्यूशन होता है, बट इस कंडीशन में फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। जो हेड है नॉर्मल रोटेशन नहीं करेगा, रेस्टिट्यूशन इसमें एब्सेंट होगा। सो दीज वर द things which we look after to diagnose the shoulder dystocia. Now let's talk about the complications. अगर shoulder dystocia की condition है तो क्या क्या complications अगर हो सकती हैं, fetus को क्या क्या नुकसान हो सकता है। फर्स्ट आता है brachial plexus injury, और पेल्सी हो सकता है बेबी को। बेबी के शोल्डर की जो नर्व्स हैं वो इंजर्ड हो सकती हैं, आर्म में वीकनेस आ सकती है या पैरालिसिस भी हो सकता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन यहाँ आती है क्लैविकल और ह्यूमरस फ्रैक्चर, बेबी की जो कॉलर बोन या आर्म बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है। देन फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है, फीटल की डेथ भी हो सकती है। जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि फीटल की डेथ हो जाए। ओके, अब फीटल की कॉम्प्लिकेशंस के बाद मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती है इस कंडीशन की वजह से। फर्स्ट इज पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच हो सकता है मदर को, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी। देन सीवियर पेरिनियल टीयर्स अकर हो सकते हैं, 3rd डिग्री या 4th डिग्री टीयर्स वुमेन को हो सकते हैं। यूट्राइन रप्चर हो सकता है, रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है अगर यूट्राइन रप्चर हो जाए तो। देन सर्वाइकल टीयर्स हो सकते हैं, सर्विक्स में इंजरीज हो सकती हैं। सो ऑल दीज वर द complications which occur due to shoulder dystocia in the mother and the fetus. Now let's talk about the management of shoulder dystocia. अब इस shoulder dystocia की कंडीशन को हम मैनेज कैसे करें, तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको लुक आफ्टर करेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है हेल्प इमीडिएटली कॉल करो, हेल्प को कॉल करना है, मीन्स हेल्प बुलाओ, आस्क फॉर द हेल्प। सेकेंड, बेबी के हेड को पुल मत करो, जबरदस्ती उसको हम पुल नहीं करेंगे इफ इट इज रिट्रैक्टिंग बैक। मदर को सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि क्या कंडीशन अभी चल रही है, मदर को पुश करने से रोको, जब तक इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए मदर को बोलना है अननेसेसरी पुश ना करें। हेड की डिलीवरी का एग्जैक्ट टाइम नोट कर लेना है, और एविडेंस बेस्ड जो मैन्युअर्स हैं उनका यूज करना है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, नेवर अप्लाई फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर शोल्डर को और ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, इसलिए फंडल प्रेशर इस कंडीशन में नहीं देना है, नेवर अप्लाई फंडल प्रेशर। अब हम बात करते हैं मिनेमोनिक की, दैट इज हेल्पर। H is for help, E is for evaluate for episiotomy, L is for legs in which we apply Mac-Roberts maneuver, P is for pressure, suprapubic pressure, E is for enter, in this we use Rubin second maneuver, R is for remove posterior arm, and second R is roll the patient, we use Gaskin maneuver. कहने का मतलब ये है, ये जो मैनेमोनिक है हेल्पर, इसका मतलब ये होता है जो मैनेजमेंट हम करेंगे शोल्डर डिस्टोशिया की उसमें हम ये सब चीजें यूज करेंगे, ये हेल्पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले H इज फॉर हेल्प। सो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को बुलाया जाए, देन एनेस्थेटिस्ट जो है उनको बुलाया जाए, पीडियाट्रिशियन को फटाफट इमीडिएटली हेल्प के लिए बोलो उनको आने को, एडिशनल स्टाफ अरेंज करो। सो ऑल दिस कम्स अंडर द हेल्प। सेकेंड थिंग आती है ई मीन्स इवेलुएट फॉर एपिजियोटमी, मीडियो लेटरल एपिजियोटमी कंसीडर करनी है। याद रखिए
एपिजियोटमी शोल्डर डिस्टोशिया को क्योर नहीं कर सकती, सिर्फ इंटरनल मैन्युअर्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराने में एपिजियोटमी हमारी हेल्प करती है। तो एपिजियोटमी देनी है पेशेंट को। देन एल मीन्स लेग्स, सो हम मैक-रोबर्ट्स मैन्युअर यूज करेंगे। ये क्या है? मदर की थाइज को एब्डोमेन के अगेंस्ट हाइपर फ्लेक्स करो। इससे क्या होगा? पेल्विस रोटेट होगा ऐसा करने से, और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे कि इम्पैक्टेड जो एंटीरियर शोल्डर है वो रिलीज हो सकता है। इसका जो सक्सेस रेट है अगर हम बात करें 40 to 60% केसेस में सक्सेस हो जाता है इससे। सो फर्स्ट मैन्युअर टू बी अटेम्प्टेड हमारा यही रहता है, जो हम ट्राई करते हैं कि इस मैन्युअर को यूज करें और सक्सेस मिल जाए। उसके बाद आता है पी प्रेशर, विच प्रेशर? सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। सो प्रेशर सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर डाउनवर्ड और लेटरल डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। सुप्रा प्यूबिक जो प्रेशर है वो अप्लाई किया जाता है। रूबिन्स 1 मैन्युअर हम इसमें यूज करते हैं। यही सुप्रा प्यूबिक प्रेशर रूबिन्स 1 मैन्युअर कहलाता है। ये जो हम सुप्रा प्यूबिक प्रेशर दे रहे हैं वुमेन को सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट ऊपर डाउनवर्ड और लेटरल डायरेक्शन में जो प्रेशर देते हैं, इसको रूबिन्स 1 मैन्युअर भी बोलते हैं, या सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करना इसको बोल सकते हैं। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? जो बायसेक्रोमियल डायमीटर होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, शोल्डर को पेल्विस से निकालने में इससे हेल्प होगी। नेक्स्ट ई इज फॉर एंटर, मीन्स इंटरनल रोटेशन मैन्युअर्स हम इसमें यूज करते हैं, तो उसमें हमारा रूबिन 2 मैन्युअर आता है। सो रूबिन 2 मैन्युअर, इसमें क्या किया जाता है? जो डॉक्टर्स हैं वो विजाइना में फिंगर्स को इंसर्ट करके फीटस के एंटीरियर शोल्डर के बैक साइड पर प्रेशर लगाता है। वो प्रेशर लगाने से जो फीटस का शोल्डर है उसको फीटल की चेस्ट की तरफ पुश करने की कोशिश करी जाती है। इसका रिजल्ट क्या आता है? जो शोल्डर ओब्लीक पोजीशन में रोटेट हो जाएगा। तो जब शोल्डर ओब्लीक पोजीशन में रोटेट हो जाएगा तो जो शोल्डर स्टक हो गया इंपैक्ट हो गया, वो फ्री हो सकता है। तो इसमें सक्सेस हमें मिल सकती है। नेक्स्ट आता है आर मीन्स रिमूव द पोस्टीरियर आर्म। जो पोस्टीरियर आर्म है उसको पहले लोकेट किया जाता है, देन एल्बो को फ्लेक्स किया जाता है, आर्म को चेस्ट के अक्रॉस स्वीप करके बाहर निकालने की कोशिश करी जाती है। ऐसा करने का क्या बेनिफिट होगा? शोल्डर टू शोल्डर डायमीटर जो है वो फीटस की डिक्रीज हो जाएगी और आसानी से हम शोल्डर को डिलीवर करवा पाएंगे, डिलीवरी ऑफ शोल्डर आसानी से हो पाएगी। बट इसमें रिस्क भी होता है, जो क्लेविकल या ह्यूमरस है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रोल द पेशेंट। इस मैन्युअर को हम गैस्किन मैन्युअर भी बोलते हैं। इसमें मदर को हैंड्स एंड नीज पोजीशन में लाया जाता है। इसका बेनिफिट ये होगा, इस पोजीशन में आने से जो पेल्विक की डायमेंशंस हैं वो बदल जाएंगी, ज्यादा स्पेस मिल जाएगा और जो पोस्टीरियर शोल्डर है वो डिलीवर होने में हेल्प मिलती है। अगर हेल्पर मैन्युअर्स जो हमने HELPERR जो हमने सारे अभी स्टेप्स पढ़े, अगर ये सारे मैन्युअर्स फेल हो जाते हैं तो जो स्टेप्स लेंगे बताना चाहूंगी मैं। ये जो मैन्युअर्स हैं बहुत रेयरली यूज करे जाते हैं, एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशंस में हम इनको परफॉर्म करते हैं। तो उसमें आता है फर्स्ट क्लीडोटोमी, डेलिब्रेट क्लेविकल फ्रैक्चर। नाउ व्हाट इज दिस? बेबी की जो क्लेविकल कॉलर बोन होती है उसको इंटेंशनली फ्रैक्चर किया जाएगा, कट किया जाएगा, ताकि जो शोल्डर की विड्थ है वो थोड़ी रिड्यूस हो पाए। वो रिड्यूस होगी तभी वो जो फंसा हुआ शोल्डर है, इम्पैक्टेड शोल्डर है, वो रिलीज हो पाएगा। सो अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सट्रीमली रेयर प्रोसीजर है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट मैन्युअर आता है जेवेनली मैन्युअर। नाउ हाउ इट इज डन? बेबी के हेड को केयरफुली वापस यूट्रस के अंदर पुश किया जाता है।
उसके बाद इमरजेंसी CS सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी रेयरली हम इसको यूज करते हैं। ये शोल्डर डिस्टोशिया को मैनेज करने का सबसे ड्रामेटिक रेस्क्यू मैन्यूवर माना जाता है, बिकॉज आसान नहीं है। जो हेड बाहर आ चुका है, शोल्डर इम्पैक्टेड है, हम उसको वापस यूट्रस में पुश कर रहे हैं। सो थर्ड इसमें आता है सिम्फाइजियोटोमी। सिम्फिजियोटोमी में कैसे करेंगे, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस को सर्जिकली सेपरेट किया जाता है। अब इसका क्या पर्पस है? ताकि जो पेल्विक की डायमीटर है उसको टेम्परेरली हम इंक्रीज कर पाए, थोड़ा सा स्पेस बना पाए। हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत रेयरली ये जो तीनों मैंने आपको चीजें बताई हैं वो परफॉर्म करी जाती हैं। जर्नली अगर पहले ही टाइम से डायग्नोस हो जाता है कि रिस्क फैक्टर्स हैं या शोल्डर डिस्टोशिया की हिस्ट्री रही है या रिस्क है, ऐसा हो सकता है ना, रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है सेफ डिलीवरी के लिए। अगर शोल्डर डिस्टोशिया अचानक से हो गया है तब हम उसको हेल्पर के थ्रू मैनेज करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, shoulder dystocia is an obstetric emergency where every minute matters. Early recognition of turtle sign and timely use of the helper protocol that can save both mother and the baby's life. If you found this explanation of this video helpful, don't forget to like my video, share with your friends who needs these kind of notes, and subscribe to my channel. Thanks for watching. Goodbye.